ज्ञानो मिश्रो रूमा, सब मिट गए जहां से ही, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। अब इसमें प्रश्न मतलब एक तथ्य को स्वीकार किया गया, एक प्रश्न उठाया गया है कि कुछ बात है, वो क्या बात है वो नहीं बताया गया। क्या चीज है जिसने हमारी हस्ती को मिटने नहीं दिया है और हमारी निरंतरता बनी रही है, वो क्या चीज? उसका जवाब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। मैं, अगर आप इजाजत देंगे तो पहले मैं उनके शब्द प्रयोग करूंगा, फिर उसका अनुवाद करता हूं। उन्होंने कहा, आई लव इंडिया नॉट बिकॉज I believe in the cultivation of the idolatry of geography, nor because I have had the good fortune to be born on her soil, but I love India because she has saved the illuminating words which issued, because she has saved the living words which issued from the illuminated consciousness of her children. मैं भारत से अगाध प्रेम करता हूं, इसलिए नहीं कि मैं भारत की भौगोलिक इकाई की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करना चाहता हूं, इसलिए भी नहीं कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने भारत भूमि में जन्म लिया, बल्कि मेरे प्रेम का कारण ये है कि भारत ने उन शब्दों को, जीवंत शब्दों को, लिविंग वर्ड्स, जो उसके बेटियों और बेटों की चैतन्यता से उत्पन्न हुए, चैतन्य आत्मा से उत्पन्न हुए, भारत ने विषम तरीन परिस्थितियों में, शब्दों पर गौर करने की जरूरत है, भारत ने विषम तरीन परिस्थितियों में उन शब्दों को सुरक्षित करके रखा। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा शांतम शिवम अद्वैतम। भारत की पहचान दुनिया में हमेशा ज्ञान की संस्कृति के तौर पे रही है। हम अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करें तो बहुत अच्छी बात नहीं लगती, बल्कि मुझे याद आता है महाभारत में एक प्रसंग है कि जब कर्ण सेनापति हुए गुरु द्रोणाचार्य के बाद, तो उन्होंने मां को वचन दिया था कि मैं पांडवों की तरफ तो नहीं आऊंगा, लेकिन एक वचन देता हूं मां कुंती कि आप 5 पुत्रों की मां बनी रहो। अर्थात मैं अर्जुन को तो मारूंगा, लेकिन अगर मौका भी, या तो वो मुझे मारेगा या मैं उसे मारूंगा, लेकिन मैं बाकी 4 पांडवों को नहीं मारूंगा। तो आमना सामना हुआ और 4 बहुत ही, बस कर्ण ने उनको बचा दिया, लेकिन उनको धकेल दिया पीछे। तो युद्ध क्षेत्र में यह अफवाह फैल गई कि युधिष्ठिर के बहुत गंभीर चोटें आई हैं धर्मराज के और वो बचेंगे नहीं। ये खबर पहुंच गई अर्जुन को। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि मुझे उनके पास ले चलिए। उन्होंने कहा वो ठीक है। नहीं, खबर ऐसी आ रही है, मुझे बड़े भाई को देखने जाना चाहिए। युद्ध को एक तरह से रोक दिया उतनी देर के लिए, ले गए। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, चूंकि उन्होंने कहा था कि मैं मार के आऊंगा और वो पहले आ गए, तो युधिष्ठिर ने पूछा कि कर्ण को मार दिया? अर्जुन ने कहा मैं आपका कुशल क्षेम पूछने आया हूं। तो युधिष्ठिर गुस्से से बेकाबू हो गए और कहा कि तुम्हारे बस की मानना नहीं है और तुम अपना गांडीव किसी और को दे दो।
तो अर्जुन ने तलवार निकाल ली युधिष्ठिर के ऊपर। भगवान कृष्ण ने पूछा ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि मैंने इस बात की सौगंध ली है, कसम खाई है कि अगर किसी ने गांडीव को मुझसे अलग करने के लिए कहा तो मैं उसको मार दूंगा। तो उन्होंने कहा फिर तो सब जो तुम्हारा संघर्ष है वो सब खत्म हो गया अगर एक दूसरे को मार रहे हो तो। मगर मैंने तो ये सौगंध खाई। कहा मैं रास्ता बताता हूं, और कहा कि तुम युधिष्ठिर को बहुत खराब खराब गालियां बको, क्योंकि उसको जो आदरणीय है, जो श्रद्धेय है, उसको गाली बकना उसको मारने से भी ज्यादा गंभीर अपराध। अर्जुन ने गालियां बक दी। अब अर्जुन ने तलवार लेके अपने मारने की कोशिश करी तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा मैंने अपने बाप समान बड़े भाई को गालियां बकी हैं, मुझे अब जीने का अधिकार है। तो उन्होंने कहा कि परिणाम तो एक ही होगा, चाहे उन्हें मारो चाहे अपने आप को मारो। तो इसका भी रास्ता बताता हूं। क्या इसका रास्ता क्या है? क्या बाहर जाओ, लोगों को इकट्ठा करो और अपनी तारीफ करो। मुझसे बड़ा योद्धा कोई दुनिया में नहीं हुआ, मुझसे बड़ा धनुष चलाने वाला पैदा नहीं हुआ। तो होगा उससे क्या होगा? कहा अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करना आत्महत्या करने के बराबर है। तुम्हारी आत्महत्या हो गई। तो मैं उसको ध्यान में रखते हुए मैं बहुत मतलब आपसे बहुत विनम्रता से कह रहा हूं कि अपने मुंह से अपनी तारीफ करने से फायदा नहीं, लेकिन हमें ये अधिकार तो है कि जो दूसरों ने हमारे बारे में कहा है उसको हम उद्धृत कर सकें। तो आप दुनिया पे नजर डालिए। आज से 1000 साल पहले, 1100-1200 साल पहले, अभी यूरोप का रिनेसां जो पुनर्जागरण है, पुनरुद्धार है, वो पूरी तरह शुरू नहीं हुआ था। अंधकार था। हां, अरब दुनिया में बौद्धिक गतिविधियां खास तौर से 8वीं शताब्दी से लेके 9वीं शताब्दी से लेके और 11वीं शताब्दी तक, और उसमें भी वो मानते हैं, अरब मानते हैं, सबसे बड़ा योगदान भारत का था। सिंध से कनक पंडित नाम का एक विद्वान 12, 14, 15 किताबें लेके बगदाद पहुंचा, और उसकी किताब उसके पास एक कॉपी थी सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत को जब उस वक्त के शासक मंसूर को पढ़ाया गया तो वो इतना हतप्रभ रह गया कि उसने एक अरब विद्वान फजारी की ड्यूटी कनक पंडित के साथ लगाई और उस किताब का अरबी में अनुवाद कराया गया और उसको नाम दिया गया हिंद सिंध। किताब का जो मौलिक नाम है वो है सूर्य सिद्धांत। अरबी में जो उसका अनुवाद हुआ उसको नाम दिया गया हिंद सिंध। और स्पेन में भी अरबों का शासन था, दोनों के बीच में संबंध बहुत बुरे थे। तो स्पेन का शासक जानता था कि ये मुझे इस पुस्तक की प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं कराएंगे। तो फिलिप हिट्टी, जो अरबों जिसकी किताब को सबसे ज्यादा विश्वसनीय इतिहास की किताब माना जाता है अरबों के, फिलिप हिट्टी ने लिखा है और उसके पुराने सोर्सेस का इस्तेमाल किया उसने लिखा है कि स्पेन के शासक ने बहुत बड़ी रिश्वत देकर उस किताब की एक प्रति हासिल की और स्पेन पहुंचने के बाद वो किताब यूरोप की विभिन्न भाषाओं में अनुवादित हुई। और ये तथ्य सब स्वीकार करते हैं कि यूरोप की जो स्पेस स्टडीज हैं वो सब का आधार सूर्य सिद्धांत या हिंद सिंध नाम की किताब, जो सूर्य सिद्धांत का अनुवाद थी और उससे अनुवाद हुआ उसका
यूरोप की दूसरी भाषाओं में, तो अगर वो भी चांद पे उतरे हैं पहले, तो वो सूर्य सिद्धांत ने जिन सिद्धांतों को कब हमें उसकी तिथि नहीं मालूम कि कब वो किताब लिखी गई, लेकिन उस किताब में लिखे गए वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर जब उन्होंने नए अनुसंधान किए, उसके बाद वो ये सक्षम हो सके कि वो अपनी स्पेस स्टडीज को आगे बढ़ा सके, और अरब इसको स्वीकार करते। जैसे पूरी दुनिया ये जो 1, 2, 3 जो ये न्यूमरल्स हैं, इनको कहते हैं अरबिक न्यूमरल्स। पूरी दुनिया कहती है अरबिक न्यूमरल, अरब कभी नहीं कहते। अरब कहते हैं हिंदसा। ये भारत से आया है, हिंदुस्तान से आया। तो भारत की संस्कृति ज्ञान की संस्कृति। अभी हमारे दिनेश भाई कह रहे थे कि भाई ये सोचने की बात है कि जो देश ज्ञान की संस्कृति के तौर पे जाना गया, आखिर इतिहास ने हमारे प्रति इतनी क्रूरता क्यों की। मुझे ये प्रश्न हाई स्कूल से मैंने पास किया है, यूनिवर्सिटी पहुंचा हूं। उस जमाने में, अब तो 10+2 के ही बाद जा सकते हैं, लेकिन तब प्री यूनिवर्सिटी का कोर्स होता था 10वीं के बाद, तो मैं 11वीं में यूनिवर्सिटी में चला गया। मैंने अपने बहुत से टीचरों से भी ये सवाल